नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड हितेश जैन, जो मैं आपको NISM सीरीज़ 5A के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करा रहा हूं। हमने कुछ दिन पहले अपना पहला वीडियो रिलीज़ किया था चैप्टर 1 पर और आज हम चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ MF नए सिलेबस के हिसाब से डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर 2 में हम आपको म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर में मेजरली म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं, बाय स्ट्रक्चर, बाय देयर पोर्टफोलियोज एंड बाय द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, इस पर डिस्कशन होने जा रहा है। सेबी ने स्कीम कैटेगराइजेशन एंड रेगुलेशंस के अनुसार म्यूचुअल फंड्स को कई तरीके से बांध दिया है। बहुत सारे स्कीम्स उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं, तो वो स्कीम्स क्या होते हैं और वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन किया जा रहा है। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आपके सामने दिया हुआ है। पहले ये याद रखिए कि ये एक तरीका है, एक जरिया है, एक व्हीकल है जो सारे इन्वेस्टर्स से या निवेशकों से पैसे मोबिलाइज करता है। यह पैसे जो मोबिलाइज होते हैं, यह अलग अलग मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं। वह इक्विटी मार्केट भी हो सकता है, डेट मार्केट भी हो सकता है और कई मार्केट्स हो सकते हैं। पैसे उसी अनुसार इन्वेस्ट होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। सो म्यूचुअल फंड वो जरिया है जहां से एक इन्वेस्टर इक्विटीज, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब जगहों पर इन्वेस्ट कर सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं। म्यूचुअल फंड्स का हमारे समाज में क्या योगदान है? म्यूचुअल फंड्स निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे आसान और सबसे सुलभ जरिया है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंपनीज को पैसे मिलते हैं जो कि उनकी कैपिटल नीड्स को फाइनेंस करते हैं। क्योंकि एक सर्टेन पैसा एक सर्टेन प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के द्वारा डिप्लॉय किया जाता है स्टॉक मार्केट्स में, तो म्यूचुअल फंड्स इंश्योर करते हैं कि कंपनीज अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली फॉलो करें और उसको वेरीफाई कर सकता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए या हमारे कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। कई लाखों एम्फी सर्टिफाइड एजेंट्स एंड उनके एम्प्लॉयज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करते हैं। म्यूचुअल फंड बिजनेस से गवर्नमेंट्स को टैक्स कलेक्शन होता है एंड म्यूचुअल फंड्स DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह से मार्केट्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मार्केट्स को स्टेबलाइज करने का, मार्केट्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का। अब मैं आपसे कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स म्यूचुअल फंड को लेकर के बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए। पहला है यूनिट, NAV और AUM। जब हम म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो हम कुछ पैसे देते हैं, तो रिटर्न में हमें म्यूचुअल फंड कंपनी से क्या मिलता है? हमें मिलते हैं यूनिट्स। यानी कि एक इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे यूनिट्स मिलते हैं। हर यूनिट का एक दाम होता है, एक प्राइस होता है, जिसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। टेक्निकली अगर हम समझाएं तो पूरे म्यूचुअल फंड के सारे स्कीम्स का अगर हम ट्रू वर्थ निकालें तो वह उसका नेट एसेट वैल्यू होता है। इसको दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कल को अगर म्यूचुअल फंड अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दे तो उससे जितने पैसे रियलाइज होंगे वह होता है उसका नेट एसेट वैल्यू। तीसरा कॉन्सेप्ट है AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट माने कि किसी म्यूचुअल फंड हाउस को जब पूरे पैसे जो वो मैनेज कर रहा है, जो टोटल कॉर्पस एक फंड हाउस मैनेज करता है, उसको हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर स्कीम का भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर फंड हाउस का भी हो सकता है। सो एक पर्टिकुलर स्कीम के AUM का सिंपल सा हिसाब है कि उस पर्टिकुलर स्कीम के कितने यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और एक यूनिट का NAV कितना है। तो मान के चलते हैं कि अगर एक यूनिट का NAV 200 रुपये है और मार्केट में कुछ 5 करोड़ यूनिट्स बटे हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर स्कीम का AUM 1000 करोड़ रुपए का है। फेस वैल्यू एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि एक यूनिट का फेस वैल्यू 10 रुपये होता है। यूनिट कैपिटल माने कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स मार्केट में दिए गए हैं उसको हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें तो ये यूनिट कैपिटल होता है।
यूनिट कैपिटल और फेस वैल्यू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत कम काम आती है। मार्क टू मार्केट, इसका मतलब होता है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड हाउस ने किए हैं, चाहे वो शेयर्स में किए हों, चाहे वो डिबेंचर्स एंड डेट्स में किए हों, उसे हमें डेली बेसिस पे वैल्यू करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मार्क टू मार्केट। क्योंकि डेली बेसिस पे इन कंपोनेंट्स के दाम बढ़ते या घटते रहते हैं, इसलिए मार्क टू मार्केट फ्लक्चुएशंस हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं? ये सेबी ने रिसेंटली एक रेगुलेशन दिया था, जिसको हम आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ उन्होंने कंपनीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हम किस कंपनी को किस यूनिवर्स में क्लासिफाई करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी, तो हर फंड मैनेजर या हर म्यूचुअल फंड हाउस अपने हिसाब से कंपनीज को देखता था। किसी पर्टिकुलर फंड हाउस के लिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी लार्ज कैप कंपनी मानी जाती थी, तो वही दूसरा फंड हाउस उसे मिड कैप कंपनी कहता था, और इस वजह से इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि यह पर्टिकुलर फंड हाउस अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसीलिए सेबी ने 2017 में आकर के इसे पूरा स्टैंडर्डाइज कर दिया और कहा कि अगर मैं इंडिया की सारी कंपनीज को असेंडिंग ऑर्डर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करूं, तो जो सबसे बड़ी कंपनी होगी उसे मैं पहला कंपनी कहूंगा, फिर दूसरी तीसरी करके इस तरह से उन्होंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। अब उन्होंने कहा कि जो हमारी पहली 100 बड़ी कंपनीज हैं, इनको हम कहेंगे लार्ज कैप कंपनीज। So in terms of market capitalization, the first 100 companies of the country would be called as the large cap companies. उसके बाद 101वें पायदान से लेकर के 250वें नंबर कंपनी तक जो स्टॉक्स या जो कंपनीज का यूनिवर्स है, उसे हम कहते हैं मिड कैप कंपनीज। एंड उसी तरह 291 के बाद जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उसे हम कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। रिकरिंग एक्सपेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड हाउस को अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीट आउट करने हैं, एंड एट द सेम टाइम उसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। तो यह सब एक्सपेंस मीट आउट होता है बाय चार्जिंग इट टू द स्कीम। यह एक्सपेंसेस एक स्कीम में पूरे साल में चार्ज किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस। इस स्कीम के ऊपर, इस एक्सपेंसेस के लिमिट के ऊपर में सेबी ने काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, एंड देयर आर लिमिट्स एज टू हाउ मच एन एक्सपेंस कैन बी चार्ज टू अ स्कीम। जो टोटल एक्सपेंस चार्ज किया जा रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल एयूएम ऑफ द स्कीम, दैट पर्टिकुलर रेशियो इज कॉल्ड एज द एक्सपेंस रेशियो। तो जिस स्कीम का एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, उस स्कीम के रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम होंगे। So expense ratio is also a very important criteria in deciding amongst the various mutual fund schemes that are there in the market. अब हम म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड का है, वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यानी कि आपके पैसे कोई एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर और उसकी टीम ऑफ एनालिस्ट्स आपके पैसों को मैनेज कर रही हैं। These people are subject experts who have very deep understanding of the market. ये लोग डायरेक्ट कंपनियों से बातचीत करते हैं, उनके इंटरनल फंक्शंस के बारे में समझते हैं, और उस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर पाते हो, और वो भी बड़े ही अफोर्डेबल तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि प्राइस रिस्क होता है, और प्राइस रिस्क के अंदर में अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसे डालो और वह कंपनी अगर अच्छा ना करे, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न खराब हो सकता है। इसी प्राइस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमने सीखा था कि हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स अपने पैसे कभी भी किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं डालता, वह अलग-अलग कंपनीज बिलोंगिंग टू अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर डालता है, और इस तरह से वह प्राइस रिस्क अवॉइड करता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। और यह सब कुछ किया जा सकता है मात्र एक 500 या 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अ, इतनी बड़े सेटअप को चलाने के लिए जो कॉस्ट है, वह मिनिमाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पैसा वो मैनेज कर रहे हैं। चाहे वो फंड मैनेजमेंट टीम की कॉस्ट हो, चाहे वो ऑपरेशनल कॉस्ट हो, चाहे वह ब्रोकरेज कॉस्ट हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बैंकिंग कॉस्ट। क्योंकि ये इतना बड़ा पैसा मैनेज कर रहे हैं, इसलिए उनको
उनकी फिक्स्ड कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है और उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, यह सब चीज़ का डिस्क्लोजर आपको SID, SAI, KIM ये सब तरीके से मिलता है। इसके अलावा सेबी का मैंडेटरी नियम है कि हर म्यूचुअल फंड हाउस को हर महीने अपने पोर्टफोलियो को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है एंड एवरी डे रात को 9 बजे के पहले उनको अपना NAV निकालना ज़रूरी है। तो हमारे इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है लिक्विडिटी, माने कि आप जब चाहो आप पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हो। अगर आपको कुछ पार्ट रिडेम्पशन करना हो तो आप पार्ट रिडेम्पशन भी कर सकते हो। इक्विटी में आप रिडेम्पशन करोगे तो आपको T+3 के पैसे मिल जाते हैं और वही अगर आप डेट में रिडेम्पशन करोगे तो आपको T+1 बेसिस पे आपको पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड के। एक एडवांटेज है टैक्स डेफरल। अब आप समझो कि एक फंड मैनेजर तो डेली बेसिस पे कोई शेयर खरीदता है और कोई शेयर बेचता है। तो जब वो किसी शेयर को ऊँचे दाम पे बेचता है तो उसे तो कुछ प्रॉफिट्स होते होंगे और उसको उसे कैपिटल गेन देना होता होगा, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर टैक्सेशन पूरे इन्वेस्टर के एंड पर है और भले ही पोर्टफोलियो मैनेजर हर रोज या हर हफ्ते या हर महीने अपने शेयर्स खरीद बेच करते रहे, अगर एज एन इन्वेस्टर अगर मैंने आज इन्वेस्ट किया है और अगर आज मैं 3 साल या 5 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकालूँ, तो मुझे उसका टैक्स तब तक नहीं देना पड़ेगा जब तक मैं अपना खुद का रिडेम्पशन ना कर लूँ। सो इसीलिए एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए एक टैक्स डेफरल का अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी टैक्स बेनिफिट्स भी दी हैं। द टैक्स रेट्स हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी कम हैं एंड एट द सेम टाइम अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 80C का भी डिडक्शन का ऑप्शन मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना बड़ा ही कन्वीनियंट है। हम कभी भी चाहें तो हम पैसे इसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अपने पूरे पोर्टफोलियो को डिजिटली हम मैनेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पूरी तरह से रेगुलेट कर रहा है सेबी और सेबी का सिर्फ एकमात्र रोल है, दैट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सो उस तरह से सेबी कई ऐसे स्टेप्स लेता है जिससे इंश्योर किया जाता है कि म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ स्कीम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही लगाए और इन्वेस्टर्स के पैसे कभी खतरे में ना आए। Last but not the least, the big advantage of mutual fund is the systematic approach to investments. अगर कस्टमर चाहे कि वो महीने-महीने या हफ्ते-हफ्ते पैसे डाल सकें तब वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जा सकता है। उसे लगता है कि वह पैसे एक एसेट से दूसरे एसेट में हर महीने ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करे तो वह सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान भी करा सकता है और रिटायरमेंट के बाद उसे अगर पैसे महीने-महीने ज़रूरत हो तो वो महीने-महीने अपने पैसे निकाल भी सकता है थ्रू अ सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। सो इतने सारे एडवांटेजेस से आपने देखा कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही आसान सा ज़रिया है जिससे कि एक आम इन्वेस्टर भी पैसे इन्वेस्ट करके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल क्रिएशन कर सकता है, वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। पहला लिमिटेशन है कि म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के अनुसार नहीं होता। एक इन्वेस्टर को चूज़ करना है कि उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वह कौन सी स्कीम में पैसा डाले, उस पर्टिकुलर स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बार उसने किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में पैसे डाल दिए, तो फंड मैनेजर का ही पूरा का पूरा डिसीजन होता है कि वह उन पैसों को किस तरह से मैनेज करे, बट उसे पैसे मैनेज करने होते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार। दूसरा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में इतने सारे स्कीम्स हैं कि एक आम इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एक अच्छे स्कीम को सिलेक्ट करने में उसके रिस्क एपेटाइट के अनुसार। सेबी ने जो कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स की उसके बाद कुछ 36 कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स हैं मार्केट में आज के दिन। और आप मान के चलो कि हर कैटेगरी में हर फंड हाउस का कोई ना कोई एक फंड है और मार्केट में कम से कम 40 फंड हाउस हैं। इसका मतलब एक इन्वेस्टर के सामने इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 1000 स्कीम्स आज के दिन अवेलेबल हैं। So there is a very big choice overload in front of a customer and he needs to take the advice of a professional fund manager, a professional advisor. अच्छा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में एक आम इन्वेस्टर कभी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। वह कभी ये नहीं कह सकता कि
म्यूचुअल फंड अपने एक्सपेंसेस को कम करे या यहाँ खर्च करे, यहाँ खर्च ना करे। यह पूरा सब कुछ डिसाइड करता है सेबी, जहाँ वह अपने गाइडलाइंस के अनुसार एक पर्टिकुलर स्कीम के एक्सपेंस रेशियो को कंट्रोल करता है। लेकिन देखने की बात यह है कि जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस सेबी ने प्रिस्क्राइब किए हैं एक पर्टिकुलर स्कीम के एयूएम के अनुसार, मार्केट में कई स्कीम्स ऐसे हैं जो कि उन मैक्सिमम लिमिट से भी कम एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं अपने ग्राहकों के लिए। चौथा और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड का कि यहाँ पर कुछ भी तरह से कोई रकम का गारंटीड रिटर्न्स नहीं होता है। यह एक पास थ्रू व्हीकल है जहाँ पे रिस्क और रिटर्न पूरा का पूरा कस्टमर का होता है। अगर कमाई हुई तो वह कस्टमर की कमाई है, अगर नुकसान हुआ तो वह कस्टमर का नुकसान है। यहाँ गारंटीड रिटर्न बोल करके कोई स्कीम नहीं होती। म्यूचुअल फंड्स का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जाता है, बाय स्ट्रक्चर, बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड बाय देयर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। बाय स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स 3 प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड फंड वह फंड होता है जिसके अंदर में कभी भी ग्राहक चाहे, निवेशक चाहे तब वह पैसे डाल सकता है और जब वह चाहे वह पैसे निकाल सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। जब भी कोई नया इन्वेस्टर आकर के इसमें पैसे डालता है तो म्यूचुअल फंड स्कीम नए यूनिट्स इशू करती है और उस स्कीम का यूनिट कैपिटल बढ़ जाता है। सिमिलरली जब कोई इन्वेस्टर इधर से पैसे रिडेम्पशन करता है तो उतने यूनिट्स उसके बिक जाते हैं और उस पर्टिकुलर फंड का यूनिट कैपिटल उतने से कम हो जाता है। ये होता है ओपन एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसके एनएफओ पीरियड यानी कि न्यू फंड ऑफर पीरियड में ही किया जा सकता है। इसमें जो पैसे डालते हैं वह एक सर्टेन लॉक इन पीरियड के अंदर में रहते हैं। इस पीरियड के अंदर में अगर किसी इन्वेस्टर को एग्जिट करना हो तो वह सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या कर सकता है, माने कि क्लोज एंडेड फंड्स आर आल्सो लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि इसके अंदर में कोई नया इन्वेस्टर घुस नहीं सकता या निकल नहीं सकता है, जो निकलेंगे वो सेकेंडरी मार्केट में निकलेंगे, इसलिए इस पर्टिकुलर फंड का यूनिट कैपिटल हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब उसका मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाता है तो सारे यूनिट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं और इन्वेस्टर्स को उनका पैसा विथ रिटर्न्स उन्हें लौटा दिया जाता है। तीसरा है इंटरवल फंड, जो कि एक ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड का एक तरह से मिक्सचर है। ये लार्जली क्लोज एंडेड फंड्स होता है बट इसमें कुछ समय के लिए एक इन्वेस्टमेंट विंडो दिया जाता है जहां की एक इन्वेस्टर चाहे तो अपने ट्रांजैक्शंस कर सकता है। यह जो विंडो होता है इसे हम ट्रांजैक्शन पीरियड कहते हैं और यह ट्रांजैक्शन पीरियड मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 15 दिन का होता है। यह इंटरवल फंड्स भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। म्यूचुअल फंड्स को क्लासिफाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरह से भी किया गया है। यहाँ पर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स वह होते हैं जहाँ पे कि फंड मैनेजर एक्टिव चॉइस करता है कि उसे पैसे किस पर्टिकुलर सेक्टर में डालने हैं या किस पर्टिकुलर स्टॉक में डालने हैं। क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर और उसकी पूरी टीम का है, इसलिए इस पर्टिकुलर तरह के स्कीम्स के एक्सपेंस रेशियो थोड़े ज़्यादा होते हैं और एक नॉर्मल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि यह फंड्स बाकी फंड्स के मुकाबले, अपने बेंचमार्क के मुकाबले बेटर परफॉर्म करे, बेटर रिटर्न्स दे। पैसिवली मैनेज्ड फंड्स में फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता, वह जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है वह उस इंडेक्स के हिसाब से ही अपने पैसे डालता है। सो अगर आप देखोगे कि इंडेक्स में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का वेटेज लेट्स से 10% है तो उस पर्टिकुलर फंड के अंदर में भी उस पर्टिकुलर स्टॉक का वेटेज 10% ही होगा। तो क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है इसलिए इन फंड्स के एक्सपेंसेस काफ़ी कम होते हैं। बाय इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स म्यूचुअल फंड्स को अभी हाल ही में 2017 में सेबी ने क्लासिफाई किया इनटू लॉट मेनी स्कीम्स एंड सब स्कीम्स। ब्रॉडली मैं अगर आपको बताने जाऊं तो यहाँ इक्विटी स्कीम्स हैं, डेट स्कीम्स हैं, हाइब्रिड स्कीम्स हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं और कुछ अलग स्कीम्स और हैं। इक्विटी स्कीम्स में कुछ 10 सब कैटेगरीज हैं, डेट स्कीम्स में 16, हाइब्रिड में 6, सोल्यूशन में 2 और अदर स्कीम्स में 2। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहले काफ़ी कन्फ्यूजन था कि किस कंपनी को किस तरह से क्लासिफाई किया जाए। हम कई बार देखते थे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक किसी फंड मैनेजर के हिसाब से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आता था तो वही पर्टिकुलर स्टॉक किसी दूसरे फंड मैनेजर दूसरे फंड हाउस के हिसाब से वह मिड कैप में आता था। तो इसी चीज को स्ट्रक्चर
देने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए और इन्वेस्टर का कन्फ्यूजन को कम करने के लिए इस तरह का सेबी ने कैटेगराइजेशन किया स्कीम्स का। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सेबी कैटेगराइजेशन एंड स्कीम रैशनलाइजेशन 2017 के रेगुलेशंस के बाद जो कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड बने वह क्या हैं और किस प्रकार से बनाए गए हैं। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला दूं, हमने कुछ देर पहले सुना था कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती हैं। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन सारी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। 101st टू 250th आपकी मिड कैप कंपनीज होती हैं और 251st के बाद जो कंपनीज आती हैं उसे हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। तो पहला इक्विटी स्कीम्स में पहला कैटेगरी है लार्ज कैप फंड, और लार्ज कैप फंड अपने टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाता है, यानी कि वह टॉप 100 कंपनीज में ही आपके पैसे लगते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर में मिनिमम 35% पैसा लार्ज कैप और मिनिमम 35% पैसा मिड कैप में लगाने का होता है। बाकी पैसे फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि वो किस पर्टिकुलर सेगमेंट या कैप के अंदर में अपने पैसे बढ़ा दे। मिड कैप्स के अंदर में मिनिमम 65% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इज इन्वेस्टेड इन मिड कैप कंपनीज। सिमिलरली स्मॉल कैप के अंदर में मिनिमम 65% of the investment corpus is invested in small cap companies। मल्टी कैप का कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर के पास में पूरा फ्रीडम होता है कि वह जहां चाहे वहां पैसे लगा सकता है, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कुछ भी हो सकता है। जहां फंड मैनेजर को वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखेंगी वह अकॉर्डिंगली वहां पैसे डाल सकता है। डिविडेंड यील्ड स्कीम्स वह स्कीम्स होती हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनीज के अंदर में पैसे डालती हैं। वैल्यू फंड में फंड मैनेजर वैल्यू स्टॉक्स पिक करता है और कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर में वह कॉन्ट्रेरियन कॉल्स लेता है। सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार किसी एक फंड हाउस के पास में सिर्फ एक वैल्यू फंड या एक कॉन्ट्रा फंड हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। फोकस्ड फंड्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है तो उनके रिस्क और रिटर्न भी उसी प्रकार के होते हैं। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं? सेक्टोरल फंड्स यानी कि जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करे, यानी कि आईटी फंड या बैंकिंग फंड या फार्मा फंड। थीमेटिक फंड्स जो होता है वह किसी एक पर्टिकुलर थीम को रेप्लिकेट करता है, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन फंड और एन इंफ्रा फंड। तो अगर कोई कंजम्पशन फंड होगा तो कंजम्पशन रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स होंगे, जैसे कि एफएमसीजी या फार्मा या टेलीकॉम, वो उन सब जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। लास्ट इज ईएलएसएस और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह वह कैटेगरी है जहां पर अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तो उसे 80C के तहत टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो मिनिमम 3 साल के लॉक इन में रहता है। एंड अगेन ईएलएसएस के अंदर में मिनिमम 80% पैसा इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट होता है। डेट फंड्स की बात करते हैं। डेट फंड्स में करीब 16 कैटेगरीज हैं, मैं फटाफट आपको बता दूं। पहला है ओवरनाइट फंड, जो कि ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और इनकी मैच्योरिटी सिर्फ 1 दिन की होती है। लिक्विड फंड्स जो हैं वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में इन्वेस्ट करता है और इनकी पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी 91 डेज से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स वह फंड है जिनका पोर्टफोलियो का मकौले ड्यूरेशन यानी कि एमडी 3 से 6 महीने के बीच का होता है। लो ड्यूरेशन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होता है वह मकौलेज ड्यूरेशन 6 to 12 मंथ्स के अंदर का होता है। ये मकौले ड्यूरेशन और ये मैच्योरिटी क्या होती है ये डिटेल में हम आगे की किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मनी मार्केट फंड्स जो होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और इस पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी 1 साल की होती है, मैक्सिमम 1 साल की होती है। पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी 1 साल होने का मतलब कि यह सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाएगा जिनका मैच्योरिटी 1 साल के अंदर हो रहा हो। तो मान लेते हैं कि यह किसी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट करेगा जिसकी अवधि 3 महीने या 6 महीने की हो, या किसी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में कोई नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में इन्वेस्ट करेगा जिसकी मैच्योरिटी आने वाले 1 साल के अंदर आ रही हो। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स अपने पोर्टफोलियो को 1 से 3 साल के मकौलेज ड्यूरेशन में लगाते हैं। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स 3 से 4 साल, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स 4 से 7 साल और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स ग्रेटर देन 7 ईयर्स वाले पोर्टफोलियो के अंदर में ही पैसे लगाते हैं।
ऑल्दो सेबी ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि अंडर एडवर्स सिचुएशंस मीडियम ड्यूरेशन फंड्स अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करके 1 से 4 साल के पेपर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स जो हैं वो 1 से 7 साल के पेपर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड्स वह होते हैं जो कि किसी भी ड्यूरेशन के पेपर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो फंड मैनेजर को फेवरेबल लगे। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स वह सेफ कैटेगरी ऑफ डेट फंड्स में जहां मिनिमम 80% पैसा आपका डबल ए प्लस या उससे अच्छे रेटेड कंपनीज के अंदर ही सिर्फ लगता है। वहीं क्रेडिट रिस्क फंड इसका उल्टा है, जो कि 65% मिनिमम कॉर्पस आपका डबल ए या उससे नीचे की कंपनीज में ही पैसे लगाता है। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स जो होते हैं वह काफी सेफ कैटेगरी के फंड माने जाते हैं, जो कि 80% ऑफ द टोटल फंड आपके बैंक्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या म्युनिसिपल बॉन्ड्स या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही सिर्फ ये पैसे लगाते हैं। गिल्ट फंड्स जो होते हैं वह सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं, और यह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्रॉस वेरियस मैच्योरिटीज की हो सकती है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का पैसा पेपर भी हो सकता है। गिल्ट फंड्स में एक और कैटेगरी है जो कि कांस्टेंट मैच्योरिटी ऑफ 10 इयर्स हमेशा मेंटेन करता है। लास्ट कैटेगरी है फ्लोटर फंड, और फ्लोटर फंड के अंदर में मिनिमम 65% पैसा आपका फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड स्कीम्स की, और हाइब्रिड स्कीम्स में पहला नाम आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का, जो कि 70 हाइब्रिड फंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक मिक्सचर है डेट और इक्विटी स्कीम्स का। इसका मतलब कि कुछ पैसा डेट में लग रहा है और कुछ पैसा इक्विटी में लग रहा है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम्स के अंदर में 75 टू 90% पैसा आपका डेट में जाता है और रिमेनिंग 10 टू 25% पैसा आपका इक्विटी में रहता है। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो 40 से 60% पैसा आपका इक्विटी में डालते हैं और रिमेनिंग पैसा आपका डेट में डालते हैं। इसमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को नहीं यूज किया जाता है। अग्रेसिव फंड्स में 65 टू 80% पैसा आपका इक्विटी या उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है और 20 से 35% पैसा आपका डेट में लगता है। क्योंकि 65% से ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर इक्विटी टैक्सेशन, यहाँ पे जो टैक्सेशन होगी वह इक्विटी टैक्सेशन होगी। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड, एंड यहाँ पर पैसे लगते हैं इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज के अंदर में। मार्केट में जनरली देखा गया है कि इस तरह के जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं वह किसी न किसी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और मॉडल को फॉलो करते हैं, और जिस हिसाब से मार्केट बिहेव करता है उस हिसाब से वह अपने एलोकेशंस इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज में डायनामिकली चेंज करते हैं। लास्ट कैटेगरी हाइब्रिड में आती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि मिनिमम 10% पैसा आपका 3 एसेट क्लासेस जो कि इक्विटी, डेट एंड गोल्ड के अंदर में लगाता है। फिर अच्छा, मैं 2 और रह गया। हाइब्रिड स्कीम्स में आर्बिट्राज फंड्स और इक्विटी सेविंग्स स्कीम्स भी होती हैं। आर्बिट्राज फंड्स जो होते हैं वह आपके पैसे कैश और फ्यूचर में हेज करते हैं, एंड इनका मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट्स जो होता है इक्विटी में रहता है, इसलिए इसमें इक्विटी टैक्सेशंस मिलते हैं और इसमें रिटर्न्स की फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। इक्विटी सेविंग्स स्कीम्स जो होती हैं उनका 65% पैसा इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आता है और 10% पैसा डेट में जाता है। कितना पैसा आपका आर्बिट्राज में इन्वॉल्व होगा यह चीज स्कीम के एसआईडी में लिखा होता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड गवर्नमेंट सेबी ने 2 स्कीम्स बताए हैं, 2 कैटेगरीज बताए हैं, एक है रिटायरमेंट फंड्स और एक है चिल्ड्रन फंड। रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड दोनों सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स का कहना है कि मिनिमम 5 साल का पैसा लॉक इन में रहता है। रिटायरमेंट फंड्स में आपका पैसा 5 साल या फिर 60 साल की उम्र जो पहले आ जाए तब तक आपका पैसा लॉक इन में रहता है, एंड चिल्ड्रंस फंड में 5 साल या मिनिमम 18 साल की मैच्योरिटी की उम्र, इस दोनों में जो पहले हो जाए वहां आपका पैसा लॉक इन से फ्री हो जाता है। इसके अलावा आते हैं कुछ अदर फंड्स लाइक इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स, जो मैंने आपको कहा कुछ देर पहले कि दीज आर पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। वो किसी एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को रेप्लिकेट करते हैं और इनका एक्सपेंस रेशियो जनरली कम होता है। फिर आता है फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स जो हैं वो अपना पैसा आगे किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम में लगाते हैं। ये याद रखिएगा कि सेबी ने जितने भी कैटेगरीज बताए हैं, एक फंड हाउस के पास में एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सिर्फ एक ही फंड रखने का चॉइस है। तो इसके पहले आपने देखा होगा कि अलग अलग फंड हाउसेस के पास में एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कई सारे फंड्स थे। तो इस रेगुलेशन के बाद उन्हें काफी सारे स्कीम्स अपनी मर्ज करनी पड़ी, काफी सारे स्कीम्स उन्हें अपनी डिसकंटिन्यू करनी पड़ी।
एंड अब मैक्सिमम फंड हाउस में हर कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंड है। सिर्फ सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स ऐसे होते हैं, या फिर मैं बोलूँ इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स एंड एफओएफ्स, ये 3-4 कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर सेबी ने अलाउ किया है कि आपके पास में मल्टीपल फंड्स हो सकती हैं इस कैटेगरी के अंदर में। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर लें। एक होता है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। यहाँ पे मिनिमम 75% पैसा रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर रियल एस्टेट फिजिकल एसेट्स या मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज में लगाए जाते हैं। मिनिमम 35% पैसा आपको फिजिकल एसेट्स में यहाँ इन्वेस्ट करना होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं होते हैं, बट सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ये रजिस्टर्ड एंटिटीज होती हैं जो कि अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार इन्वेस्टमेंट करती हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं वह कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह की स्कीम जब मार्केट में आती है तो इनका फंड साइज मिनिमम 500 करोड़ का होता है और एक इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 50,000 रुपयों की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। यह स्कीम जब मार्केट में आती है तो इसका फंड साइज 250 करोड़ का होता है मिनिमम, एंड किसी भी इन्वेस्टर को इसमें निवेश करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपयों की जरूरत होती है। ये दोनों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी होते हैं। इस चैप्टर के आखिरी में ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो आप खुद देख सकते हो कि मार्च 2010 के मुकाबले मार्च 2019 में हमारे इंडस्ट्री का एयूएम तकरीबन 6 लाख करोड़ से बढ़कर के कुछ 24 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी कि हमारी इंडस्ट्री 4 गुना ग्रो की है पिछले 9 सालों में, विच इज अ ग्रोथ रेट ऑफ स्टैगरिंग 16.23% पर एनम इन लास्ट 9 ईयर्स। अगर मैं फोलियोज की बात करूं तो हमारे इंडस्ट्री में मार्च 2010 में 4.8 करोड़ फोलियोज थे, जो कि मार्च 19 तक आते आते 8.24 करोड़ फोलियोज हो गए। इसी मार्च 16, 17, 18 का एक एनालिसिस हुआ था जहां देखा गया था कि इंडिया के टोटल इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड का हिस्सा मार्च 16 में जो 10% का था वह हर साल बढ़ते बढ़ते 10 से 12 और 12 से 14% हो गया मार्च 18 में आते आते। उसी सेम पीरियड में बैंक डिपॉजिट्स का हिस्सा मार्च 16 में 71% था, वो घट के 69% हो गया और मार्च 18 में 65% हो गया। यह क्लियरली दर्शाता है कि नए भारत में, नए इंडिया के अंदर में लोगों की इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस जो है वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से मूव होते हुए म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ रही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें जो इस चैप्टर के अंत में दी गई हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। इसका जवाब है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि एक स्कीम अगर अपने सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अगर लिक्विडेट कर लें तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, उसका फेयर वैल्यू जताता है नेट एसेट वैल्यू द्वारा। दूसरा सवाल है कि ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव अ स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख करके कोई भी निवेशक अपना पैसा अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार उस पर्टिकुलर स्कीम में लगाता है। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज डेफिनेटली एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। चौथा है द ट्रांसपेरेंसी लेवल्स इन म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लो। ये गलत स्टेटमेंट है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दैट आर देयर इन द मार्केट, परहैप्स सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जो किसी इंस्ट्रूमेंट में है वह म्यूचुअल फंड ही है। यहाँ पर एस आई डीज, एस ए आईज के आई एम्स और मंथली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर और डेली नैव डिस्क्लोजर के द्वारा सेबी इंश्योर करता है कि ये इंडस्ट्री हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करे। आखिरी सवाल है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। तो हमने डिस्कस किया था कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स का एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है और यह इन्वेस्टमेंट पीरियड खत्म होने के बाद स्कीम मैच्योर हो जाती है, यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दे दिया जाता है। अंत में मैं आपको फिर से यही बात कहूंगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का ही है। हम आपको फिर से कहेंगे कि जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बुक रेफर किया था वही एनआईएसएम द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है और आप उस बुक को ज़रूर से पढ़ें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। हमने कुछ दिन पहले हमारा पहला वीडियो निकाला था चैप्टर 1 पे, आज ये दूसरा वीडियो था चैप्टर 2 पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमारे
आप हमें कमेंट्स दीजिए जिससे कि हम अपने आने वाले वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकें। इस चैप्टर को समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ सवाल आपके हों, तो आप मुझे मेरे बताए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई होप आप हमारे इस चैनल को फ़ॉलो करें। अभी हम आने वाले कुछ दिनों में और सारे चैप्टर्स के ऊपर में वीडियोज़ निकालते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।